तो भैया ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सब देखो, सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money। पैसे के मामले में जब भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग होती है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल कर लाते हैं बैलेंस शीट के फॉर्म में। बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है साल के एंड में, कि पूरा साल बिजनेस ने मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि पैसे के मामले में किस तरीके से परफॉर्म करा, ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग होती कैसे। यहाँ पर एक कोड है जो कि आप याद कर सकते हो, IMRC यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पैसे से रिलेटेड इवेंट हुआ एंड बिजनेस में हुआ तो वो आएगा अकाउंटिंग के अंडर। आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेजरिंग करी जाएगी कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, यानी कि इनको लिखना पड़ता है हमें बुक्स के अंदर। उसके बाद आती है क्लासिफाइंग, इनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ता है, प्रॉफिट अलग और लॉस अलग। उसके बाद आती है समराइजिंग, सबको समराइज वे में लिखना होता है हमें। एंड फिर आता है एनालिसिस, उस रिपोर्ट को एनालाइज करना होता है। एंड फिर आता है लास्ट में कम्युनिकेशन, यानी कि हमें कम्युनिकेट करके लोगों को बताना पड़ता है। उसके लिए होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा सिंपल सा प्रोसेस है IMRC। यहाँ पर हमने बात करी थी ना कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन करेंगे किसके लिए, मतलब किसे मतलब है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर होते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की, जो कि होते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जो भी ओनर्स रहता है कंपनी के, जो CEO है, CFO है, CTO है, जो भी एकदम टॉप वाली टीम रहती है ना। अब किसी भी कंपनी के सपोज एक मालिक है, उसके नीचे 4 को मालिक और हैं। को मालिक, ये वर्ड बड़ा अच्छा भाई, सब को मालिक, इसको याद कर लेना, आपको फ्यूचर में काम आएगा। पेपर में लिख के आना, मस्त 0 नंबर मिलेगा। सो ओनर्स को जरूरत रहती है इसकी, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है कंपनी के अंदर, और उनके लिए मैटर करता है उनका पैसा, जो भी उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। तो इन्हें जरूरत रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि पिछली साल हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा पैसे के मामले में, भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हम नुकसान में तो नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें उनको जाननी होती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या मतलब, देखो मैनेजमेंट करता है प्रोडक्ट की प्लानिंग, तो उनको देखना होता है कि पिछले साल पैसे के मामले में कैसा हमारा बिजनेस परफॉर्म करा है, तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करें जिससे कि अच्छी परफॉर्मेंस आए नेक्स्ट ईयर। तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत रहती है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। उनको क्या जरूरत है, भाई सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, उनको इसलिए मतलब है जब वो जानेंगे भाई सब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, एकदम चांदी चांदी होगी। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे हो कि भाई सब जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनको क्या जरूरत हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कंपनी के अंदर की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है बाहर के लोगों को क्या जरूरत है। तो देखो हम आपको बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक होती हैं बिजनेसेस को लोन देती हैं, तो बैंक के लिए जानना जरूरी है कि ये जो कंपनी है हमारा लोन चुका पाएगी कि नहीं। अगर कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है, अच्छा खासा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बैंक के पास श्योरिटी है कि हाँ ये लोन टाइमली चुका देंगे। लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड वो बहुत घटिया उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो बैंक भी सोचेगी यार लोन दे के ना दे, हमारा फंस तो नहीं जाएगा पैसा, इसलिए ज़रूरी रहता है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखा, उनको ये जानना होता है अगर कंपनी अच्छा या बुरा कैसा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे कि हमारा पैसा कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है। एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कंपनी के अंदर, वो भी जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनका भी उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करेंगे ना। कोई कंपनी बढ़िया फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही होगी, मस्त एकदम ग्रो कर रही है, तो पैसा डाल देंगे उसके अंदर, और नहीं कर रही होगी तो भैया दूर भग लेंगे। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स जो कंपनी को लोन देते हैं, बैंक भी देती है लोन, क्रेडिटर्स भी देते हैं। तो क्रेडिटर्स के लिए भी यही जानना जरूरी रहता है कि ये लोन वोन हमारा जो पैसा हमें ना उधारी पर दे रहे हैं वो इसको चुका पाएंगे कि नहीं, इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट जानने में इंटरेस्टेड रहती है कि जो कंपनी है ये फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही है या फिर नीचे लेकर जा रही है, और टैक्सेस वगैरह अच्छे से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है कंपनियों का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको देखने में। उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स में हमारे यूट्यूबर्स भी आ सकते हैं जो कंपनियों की केस स्टडी बनाते हैं। सपोज आप में से बहुत से लोग जानते होंगे आखिर एप्पल की कितनी इनकम है साल की, माइक्रोसॉफ्ट की कितनी इनकम है, आपने कैसे जाना, वो रिसर्चर्स की वजह से जाना। अपने रिसर्चर्स जो है इनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फिर गूगल पर अपनी वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, अपने ब्लॉग्स पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोज में पोस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप लोग जान पाते हो। रिसर्चर्स को इसलिए इसकी जरूरत रहती है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स यानी कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उस कंपनी का। अब इनको क्यों जरूरत रहती है,
देखो हो क्या रहा है, जब से एप्पल आईफोन आया है ना तब से जो प्राइसेस है वो बढ़े ही हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ये चीज हमें उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर पता चल जाएगा। देखो हमारे मन में दो चीजें रहती हैं, एप्पल के आईफोन के प्राइस बढ़े क्यों रहे हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये अपने ब्रांड के नाम का पूरा फायदा उठा रहे हैं और प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ खास खर्चा हो नहीं रहा है इनका आईफोन को बनाने में, लेकिन सिर्फ पैसे बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आईफोन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ये पैसा ज्यादा दे रहे हैं, इनकी जो परचेज है वो ज्यादा हो रही है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो ये महंगा वाला परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के पता चलेगा कि कितनी इन्होंने सेल करी है, कितनी इन्होंने परचेज करी है। तो फाइनली हमको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही प्राइसेस बढ़ा रहे हैं या फिर इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो रहा है, इनके इंजीनियर्स है वो भी महंगे हो रहे हैं। सब चीजें जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के ही पता चलती है, तो कंज्यूमर्स इसलिए जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड लास्ट में आती है पब्लिक मतलब वो लोग जो ना कंज्यूमर है, ना इन्वेस्टर है, ना गवर्नमेंट है, ना बैंक है, कुछ भी नहीं है, उन्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्हें जानना हमारी ये जो कंपनी है कैसा काम कर रही है। भाई साहब देखो, आप में से ज्यादातर लोग होंगे जिनके पास लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड रहते हो कि ये जो कंपनी इतनी महंगी गाड़ियां बनाती है ये जो है कितना पैसा कमाती होगी, आखिर ये कंपनी कितनी अमीर है। तो ये भी हम जैसे लोग जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो बहुत सिंपली हम आपको बताते हैं, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ दैट प्रोसेस। यानी कि आपने सीए देखे होंगे जो कि अकाउंटिंग करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो प्रोसेस है, वो कोई काम कर रहे हैं, वो किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो है अकाउंटिंग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं उस प्रोसेस की, दैट मीन वी आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है। आप में से जो लोग बाद में चल के सीए वगैरह बनेंगे और एंड अकाउंटिंग करेंगे, तो वो जो चीज आप करोगे उसे कहेंगे हम अकाउंटिंग। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। बात है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें देखो 4 वर्ड्स होती हैं, RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये है कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, इसमें जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर रिलाय किया जा सके, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहा जा सके। कोई भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम देख रहे हैं तो उसके बारे में जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ झुल झाल होकर रखा उसके अंदर। उसके बाद दूसरी चीज आती है रेलेवेंस, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी ऊटपटांग लिख के रखा है। कंपनी के बारे में प्रॉपर्ली उसी कंपनी के बारे में होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर से उठा के चीजें अगर लिख रखी है उसके अंदर। उसके बाद तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जो कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी की मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखूं तो मैं उस चीज को समझ पाऊं, ये जो है जरूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। अगर वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, हमने अपने अलग अलग हिसाब लगा के रखे हैं भाई साहब, कभी कहीं कुछ वर्ड लिख रहा है, कहीं कुछ फॉर्मूला लग रहा है ऊटपटांग तरीके का जो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्वालिफाई नहीं करती है एंड वो गलत मानी जाएगी। उसके बाद चौथा होता है कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपेयर करी जा सके। ये नहीं हो कि हमने इस साल अकाउंटिंग अलग तरीके से करी है, पिछली साल कुछ अलग तरीके से करी थी, ये चीज जो है बिल्कुल गलत मानी जाएगी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर फॉल नहीं करती, जो कि सही नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है ऐसी अकाउंटिंग का। अब आती हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांच रहती हैं। तो देखो सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यही 3 तरह की अकाउंटिंग जो है हम इस साल पढ़ रहे हैं, सोशल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। ये सब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस साल सिर्फ यही 3 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी पैसे से रिलेटेड, वैसे अकाउंटिंग होती ही पैसे से रिलेटेड है, मतलब पैसे का मामला जहां आ जा वहीं अकाउंटिंग है। और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग रहती है उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट को जो चीजें असिस्ट करती हैं अकाउंटिंग की, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो भी पार्ट मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा होगा उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आते हैं अगले पेज पर जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इसका फायदे क्या हैं, क्या जरूरतें हैं इसकी, क्या ये काम करती है अकाउंटिंग। देखो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल वो सब मेंटेन रहते हैं एंड बाद में चल के यूज कर सकते हैं हम उन्हें। कभी भी हमें अपना कंपनी का पास्ट वास्ट देखना हो या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स को प्रोवाइड करनी है उसके लिए जरूरी रहता है ये मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पता चल जाएगा कंपनी ने किस चीज में प्रॉफिट कमाया एंड कहां पर लॉस गवाया। एंड फिर आती है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की एग्जैक्टली पता चल सकती है, कोई भी फर्म है तो पता चल जाएगा हमें कि पोजीशन क्या चल रही है इस समय, कितने ये पानी में है। फिर आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, मदद करना मैनेजमेंट की, उसको अच्छे से
संभालने में अपने काम को। देखो आपको ना अकाउंटेंसी में एक चीज देखने के लिए मिलेगी, आपको काफी सारी चीजें जो है सिमिलर सी लगेंगी, क्योंकि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट में 2 से 3 बार और पहले ही बोल चुका हूँ इसी सिंगल चैप्टर के अंदर। तो ये जो आपको कई बार मिलेगा ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही चलता है, चीजें जो है सिमिलर सी रहती हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत जोरदार तरीके से गहराई में घुस के हमारे लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, इससे कि हम बहुत अच्छे से समझ सके इस चीज को। तो चीज बहुत सिंपल है, आपको भले ही लिख रहा होगा भाई साहब पहला चैप्टर 27 पेज का एनसीईआरटी में, लेकिन इतना कोई भारी चीज नहीं है ये थोड़ा सा समझना है, इजी और व्हाट। फिर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, फिर आ गया तो यही वाली बात है, कुछ बेसिक 4-5-6 चीजें हैं जो अगर आपको पता चल गई तो आप सीख गए भाई सब अकाउंटिंग। मतलब शुरुआत के 3-4 चैप्टर तो पढ़ लिया आपने, आप बस कुछ चीजें जान जाओ। एक इस चैप्टर का पहला पार्ट है, एक और दूसरा पार्ट होगा, उसे देख लेना, ये समझ लो आपके 4 चैप्टर खत्म। क्योंकि सब में भाई सब सेम चीज है, जितना मैंने पढ़ा है ना सब सिमिलर लगता है यहाँ पर, कुछ चीजें आप गहराई से जान जाओ, दैट्स इट। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये सब आप आगे वीडियो में जानोगे। इस वीडियो में तो खैर हम क्या ही बताएंगे, आपको आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा, एंड कुछ लोग तो जानते भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फिर सेम सी चीज आ गई यार, क्या अंतर है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में? मतलब अंतर है लेकिन उतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, कुछ चीजों को डीपली समझ लो, चैप्टर खत्म, अकाउंटेंसी खत्म पूरी मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम चीज आ जाती है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनाना, और फिर आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, फिर 5वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में। फिर आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमने पहले ही बोला था, जो यूजर्स रहते हैं अकाउंटेंसी के, आई मीन अकाउंटिंग के, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या जानना चाहती है भाई सब, मीट करती है कि नहीं ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को, ये फंक्शन है इस अकाउंटिंग का। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। फिर आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इनके क्या क्या फायदे हैं। देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ये भी मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये मैं आपको 6ठी बार बता रहा हूँ। फिर आती है रिप्लेसेस मेमोरी, ये मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, आपको दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ रिकॉर्ड करके रखोगे, सब कुछ समराइज करके रखोगे, मामला सेट रखोगे अपने बुक्स के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, मैंने ये भी आपको पहले ही बताया था भाई सब, कंपेरेबल होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग की। फिर आता है फैसिलिटेटेड सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये भी वही गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला हो गया। फिर आती है फैसिलिटेट लोन्स, ये बैंक से रिलेटेड हो गया। फिर आता है एविडेंस इन कोर्ट। फिर आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ये मैनेजमेंट को मदद करती है। उसके बाद आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यहाँ यानी कि जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए पैसे के मामले में, कहीं पे हम अटक रहे हो, समझ ना पा रहे हो कि प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, और पैसे के मामले में मतलब हम कहीं पर भी अटक गए ना बस बिजनेस में, ये मान लो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अपनी बुक्स उठा के देखो, बढ़िया खोलो और चीजें आपको समझ आ जाएंगी क्या चल रहा था। फिर आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म्स रहती हैं, जो मान लो 2 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा एंड उस बिजनेस की वैल्यू एक टाइम पे जाके होगी 1 करोड़ रुपए, टोटल उस कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि हम दोनों के जो है इक्वल शेयर्स रहेंगे इस कंपनी के अंदर, 50% तुम्हारा और 50% मेरा। तो अग्रीमेंट डन था भाई साहब, 50% जो है शेयर्स थे हम दोनों के। तो मान लो क्या होता है, एक टाइम पर जाके कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ हुई, तो 50-50 लाख हम दोनों के हुए, पहला मेंबर हूं मैं, दूसरे हो आप। तो आप तो कंपनी को चला रहे हो, मेरा मन करता है भैया मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ भी दूसरा काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, यानी कि जो शेयर है वो मुझे पैसा चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो कंपनी के शेयर्स है वो तुमको ही बेच दूंगा, 50 लाख रुपए तुमसे ले लूंगा, काम खत्म। ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, जब तो मैं कह पा रहा हूँ कि भाई साहब 50 लाख रुपए दे दो मुझे मेरी कंपनी का जो शेयर्स है उसके। तो इस तरीके से पार्टनरशिप में मदद करता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, तो भी डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को कि कोई भी प्रोडक्ट है इसको हमें आगे डेवलप करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर काम चलेगा कि नहीं चलेगा, जो। फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, कमियां तो सब में होती हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर ये कमी नहीं होनी चाहिए, ये कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने आपको जरूरी चीजें बताई थी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये 4 चीजें जरूरी होती हैं। काफी सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। अगर उनको कहीं पर भी लैक कर रही है उनकी इन्फॉर्मेशन, तो वो लिमिटेशन है। देखो सबसे पहली चीज, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, कभी कभी लोग झोल झाल करके रखते हैं, अनरियलिस्टिक इन्फो दे देते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। हुआ कुछ था, लिख कुछ दिया है, ये भी चलता है इंडिया में, तो खासकर बहुत चलता है, बहुत देखा मैंने तो। क्योंकि मेरे पापा जी जो है अकाउंटेंट हैं, तो वो भी लाइक बिजनेसेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इंडिया में तो ये सब बहुत चलता है। उसके बाद आता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो मैंने क्वालिटेटिव एलिमेंट्स बताया आपको, RRUC, उनको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं।
इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजिंग। फिर आता है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अपने हिसाब से डिजाइन कर देना उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उस बैलेंस शीट को, जो भी आपका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हो जिससे वो यूजर्स को पसंद आए, जिससे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा लगाएं, जो बैंक्स हैं वो भी हमको लोन आसानी से दे दें, क्रेडिटर्स भी आसानी से हमें उधार दे दें। तो ये सब झुलझाल भी जो है चलते रहते हैं। उसके बाद लास्ट में भाई साहब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, ये ठीक है हमने जान लिया अकाउंटिंग क्या होती है, हमको ये बताओ इसका बिजनेस में क्या यूज है। देखो यहाँ पर भी वही कुछ बेसिक चीजें जानने के लिए आपको मिलेंगी जो आप पहले ही इस वीडियो में देख चुके हो। अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब में पढ़ चुके होगे। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो बढ़िया मेंटेन रहते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये मैं 8वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये मैं 4थी बार बोल रहा हूँ, 3री या 4थी बार। फिर है एविडेंस इन कोर्ट, ये भी मैं 3री बार बोल रहा हूँ। रिमेंबरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये भी मैं 3री बार बोल रहा हूँ। रेजिंग लोन्स, ये हम 5वीं बार बोल रहे हैं। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ये भी हम 3री बार बोल रहे हैं। ये है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 पार्ट 2। सबसे पहला टर्म आ जाता है एंटिटी। आप सोचोगे ये एंटिटी क्या बवाल है, ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है। देखो एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। जैसे कि अगर हम बिजनेस में बात करें तो कुछ कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं ये सब बिजनेस एंटिटीज हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें इन जनरल तो मैं, आप, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हमारे टीचर, ये सब एंटिटीज हैं अपने आप में। एंड एक लॉ होता है बिजनेस एंटिटी लॉ, जिसके चलते ये बिजनेस और ये ओनर, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं और वो कंपनी एक चीज नहीं है, वो कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। जब मैं बैंक के अंदर खाता खुलवाऊंगा ना तो मेरा अकाउंट अलग खुलेगा और मेरी कंपनी का अलग खुलेगा, तो हम दोनों जो है सेपरेट एंटिटीज रहते हैं। अब दूसरा टर्म आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, किसी भी चीज का आदान प्रदान करना दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक आप किसी ऑफलाइन दुकान पर गए, आप 50 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाए, उन्होंने आपको वो सामान दिया एंड आपने उनको 50 रुपए दिए शॉपकीपर को, डेट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ये कस्टमर टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एसेट्स। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था एसेट्स के बारे में आप आगे बढ़ोगे, आगे आ चुके हैं हम। देखो एसेट और लायबिलिटी भाई सब दो चीजें होती हैं, इनको मैं एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एसेट पहला वर्ड है, आगे ये और है दूसरा लायबिलिटी। इन दोनों में जो किताब में लिखा है वो लिखा उसे छोड़ो, मैं आपको सिंपल भाषा में, इंसानी भाषा में बताता हूँ। एसेट इज समथिंग विच पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज समथिंग विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। यानी एसेट वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, एंड लायबिलिटी वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। सपोज आपने कोई मकान खरीदा 100 गज का, और सिंगल स्टोरी 100 गज का मकान आपने खरीदा सपोज 30 लाख रुपए का, तो अगर आप उस मकान के अंदर खुद रहोगे तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, यानी कि वो रोज रोज आपके जेब से पैसा निकालता रहेगा। उस मकान की आप मेंटेनेंस करोगे, उसके बिजली का बिल भरोगे, पानी का बिल भरोगे, उसके अलावा काफी सारे और बिल पेमेंट्स रहते हैं जो एक घर को अगर हम ओन करते हो तो हमको वो सब पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसी 100 गज के मकान को जो अपना 30 लाख रुपए का खरीदा था किराए पे उठा दोगे 10,000 रुपए महीने पे, तो आप साल के 1.25 लाख रुपए उससे कमा पाओगे एंड वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंसेस। भाई साहब गेट पे कोई आया, अब हमको जाना पड़ेगा, यहीं पे छोड़। आई विल बी बैक। अब तक हमने जाना एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर घुस के जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एसेट्स के पास। एसेट्स होते हैं दो प्रकार के, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में फायदा देते हैं, जो 1 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन तक हमारे जेब में पैसा ला के देते रहे हमको। और करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल के अंदर ही अंदर खत्म हो जाएं, 1 साल के अंदर अंदर हमारे जेब में पैसा ला रहे हैं उसके बाद लाना बंद कर देते हैं, वो होते हैं करंट एसेट्स। देखो नॉन करंट में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एंड फिक्स एसेट्स के अंदर भी हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो सपोज हमने कोई शॉप परचेज करी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, मान लो मुझे कोई कंप्यूटर शॉप शुरू करनी है, तो मुझे जो है एक जगह पर एक दुकान परचेज करनी पड़ेगी या तो किराए पर लेनी पड़ेगी, जैसे भी हो। मान लो मैंने उसको परचेज कर लिया, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है एंड वो आएगा टेंजिबल एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जो हमको क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, पैसे से तोल सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम पैसों से नहीं तोल सकते, जैसे कि हमारे शॉप पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको हम पैसे से नहीं तोल सकते,
जैसे कि इस आदमी की 1 करोड़ रुपए वैल्यू है, इसकी 10 करोड़ है, इस तरह नहीं होता। वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट है, लंबे समय तक हमारे लिए काम करता रहेगा। एम्प्लॉय ऐसा नहीं कि 1 साल में छोड़ के भाग लेगा, बस हो सकता है भाग जाए, लेकिन ज्यादातर जो है 1 साल से ज्यादा ही टिकेंगे। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम करंटली चल रहा है वो हमको 1 साल से ज्यादा जो है फायदा देगा। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट चले, जो हमको दिख नहीं रहे हैं मगर चल रहे हैं, इनको पैसों से नहीं तोला जा सकता मगर डेवलपमेंट जो चल रहा है। फिर आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं जो हमको सालों साल पैसा देते रहेंगे। हमने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा बढ़िया अच्छा खासा, जो हमको सालों साल रिटर्न्स लाकर देता रहेगा, वो भी जो है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। फिर आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट एंड है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, कुछ और भी नॉन करंट एसेट्स रहते हैं। अब करंट एसेट्स की बात कर ले तो जो हमको 1 साल के अंदर अंदर पैसा ला के देते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर है करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1 साल तक के लिए कि 1 साल बाद जो है हम इस कंपनी से पैसा निकाल लेंगे। जहां पर भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा है जो कि 1 साल से कम के लिए करा है, वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिर आएगा इन्वेंटरीज, हमने इन्वेंटरी में अपने स्टॉक में सामान अपने पास रख के रखा है। इन्वेंटरी क्या होता है ये भी जो है थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। फिर आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमारे पास कहीं से पैसा आना है जो कि जल्दी आ जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर आ ही जाएगा। उसके बाद आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, कुछ और भी छोटे मोटे करंट एसेट रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटीज को डिटेल में जानते हैं। देखो ये भी 2 प्रकार की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट के अंदर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जेब से पैसा खाली करती रहेंगी। हमने कोई ऐसा उधार ले लिया जो सालों साल हमारे जेब से पैसा ले आता रहेगा EMI के रूप में, तो वो हमारे लिए होगा एक नॉन करंट एसेट, आई मीन लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। के बाद ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट की बात कर ले अगर हम करंट लायबिलिटीज की, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमने कहीं से छोटे टाइम के लिए लोन लिया, सपोज कोई छोटा अमाउंट मैंने लिया जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर चुका दूंगा, तो वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगी, उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर ही मेरी जेब से पैसा निकालेगी, उसके बाद नहीं निकालेगी। फिर ट्रेड पेएबल्स, जो कि पैसा कहीं पर देना है हमको, वो रह गया। एंड अदर करंट लायबिलिटीज छोटी मोटी रहती हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड उसके बाद और आगे बढ़ जाए तो अगला टर्म हमारे पास आता है कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? देखो कैपिटल को भी हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, किताबी भाषा में ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। कैपिटल होती है हमारी कंपनी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे हाथ में कितना पैसा है ये वैल्यू। मान लो मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की कोई दुकान खरीदी एंड साथ में कुछ कैश बिजनेस के अंदर डाला। मैंने 10 लाख की दुकान खरीदी, 10 लाख कैश डाला बिजनेस के अकाउंट के अंदर। मैंने या तो किसी से बोरो किया था या तो खुद अपनी जेब से डाला था, जो भी करा था। 10 लाख की दुकान हो गई, 10 लाख कैश हो गया। फिर कुछ स्टॉक हमने खरीदा सामान बेचने के लिए, सपोज 5 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए हो गई हमारी कैपिटल। दैट्स इट। अब फिर गेट पे कोई आ गया, फिर जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं गेट खोल के, तीसरी बार। भैया कैपिटल की बात हो गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेल्स की। ये सेल्स क्या होता है? सेल्स से आप समझ पा रहे हो कोई सामान की बिक्री। आगे बढ़ो। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो हमने अपना सामान या फिर सर्विस बेचकर कमाया है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हमें रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं अपने बिजनेस को रन करते रहने के लिए, जैसे कि बिजली का बिल भरना, अपने अगर हमने किराए पे दुकान लेके रखी है तो उसका किराया पे करना, अपने एम्प्लॉइज को वेजेस यानी कि सैलरीज पे करना, एंड इस तरह के और भी खर्चे जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। यार इतना लंबा वीडियो करवा दिया, अब मुझे एडिटिंग में धुआं निकल जाएगा बहुत बुरे तरीके से। गेट खोलने के हो गए हम बस अब। फिर अगला टर्म आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो हमने बिजनेस से पैसा कमाने के लिए किया है। अगर वहां पर खर्चे से ऐसी ही कोई चीज खरीद ले जो कि 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई ऐसी चीज हमने परचेज करी है जो कि 1 साल से ज्यादा भी चलेगी तो उस चीज को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल के अंदर चली जाएगी यानी कि रेवेन्यू ला कर देगी लेकिन फिर खत्म, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और 1 साल से ज्यादा भी चलेगी यानी कि हमारे कैपिटल में उसकी कॉस्ट जो है एड ऑन होती चली जाएगी। कैपिटल आप समझ गए थे ना, कंपनी की वैल्यू जो ओवरऑल होती है। अगर 1 साल से ज्यादा कोई चीज चलने वाली है, पैसा खर्चा करके हम कंपनी के अंदर लाए हैं, वो हमारे लिए होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप लोगों को पता होगा, प्रॉफिट बोले तो मुनाफा। हम देखो बहुत सारे खर्चे करते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारे परचेजेस, बहुत सारी सेल्स, एंड उसके बाद जो लास्ट में काट पीट के पैसा बचता है हमारे लिए, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। फिर हमारा अगला टर्म है गेन।
गेन भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफरेंट है उससे। प्रॉफिट वो होता है जो हम रेगुलर बेसिस पर चीजें बेच कर प्रॉफिट कमाते, पैसा कमाते हैं वो। एंड गेन होता है मान लो हमने अपने कैपिटल में से कोई चीज बेच दी, कोई अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, उसके बाद जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम कहते हैं गेन। मान लो मेरे बिजनेस की कैपिटल जो थी 25 लाख रुपए थी, मेरे पास जो है 10 लाख की दुकान थी, 10 लाख की मशीनरी थी एंड 5 लाख जो है मेरे पास कैश था, इस तरह से कुछ था। फिर क्या होता है हमारे बिजनेस जो है कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जो मशीनरी की कम जरूरत पड़ने लगती है, तो हम क्या करते हैं कुछ मशीनरी बेच देते हैं। सपोज 2 लाख रुपए का सामान मैंने अपना बेच दिया जो कि मुझे रेगुलरली काम आ रहा था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो काम आना बंद हो गया और वो बेकार पड़ी है मेरे पास मशीनरी 2 लाख रुपए की। तो मैंने क्या करा, उसको बेच दिया, 2 लाख रुपए कैश अपने पास ले लिया। वो 2 लाख रुपए पैसा जो आया वो होगा गेन। देन हमारा अगला टर्म है लॉस। लॉस से आप समझ गए होगे वर्ड से ही, लॉस बोले तो नुकसान। मान लो हमने परचेजेस करी अपने बिजनेस के लिए, फिर सेल करी और हुआ क्या कि हमारी जो परचेज थी वो सेल से ज्यादा रही, तो हम चले गए लॉस में। मान लो हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग उसके ऊपर करके 20,000 रुपए की, 1,20,000 टोटल हमारी कॉस्ट आई कोई प्रोडक्ट बनाने में। वो प्रोडक्ट हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो हम 20,000 रुपए के नुकसान में रहे, वो होगा हमारा लॉस। आगे चलते हैं जो कि है डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप समझ गए होंगे, आप जो चीजें सस्ते में ले लेते हैं, डिस्काउंट पर ले लेते हैं। किसी चीज पर 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, फेस्टिवल सेल चल रही है भाई साहब, 40% तक डिस्काउंट चल रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। मतलब अभी तो फेस्टिवल चल नहीं रहा, मगर जब चलते हैं तब तो होते हैं ना डिस्काउंट्स वगैरह। तो अब तक आपने डिस्काउंट को देखा था एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर समझेंगे डिस्काउंट क्या होता है। हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं लोगों को, 30%, 40%। मान लो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, नया वर्जन, अब पुराने वर्जन का जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या करें, हम उसे सस्ते में निकाल देते हैं। ये है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट। भाई साहब चौथी बार गेट पर कोई आया, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले टर्म की बात करेंगे। देखो डिस्काउंट से आगे बढ़ते हैं, आता है वाउचर। ये वाउचर जो है ये बिजनेस का टर्म है। ये क्या होता है, वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी सेल या फिर परचेज का। मान लो मैंने एज अ बिजनेसमैन कोई चीज किसी को बेची, मान लो मेरी कंप्यूटर शॉप है, कोई मेरे पास आया 50,000 रुपए का लैपटॉप लेकर गया मुझसे, तो मैं उसे एक इनवॉइस बनाकर दूंगा 50,000 रुपीज पेड करके। उन्होंने मुझे 50,000 रुपए पे कर दिए, मैंने उनको जो है उनका सामान दे दिया। वो एक एविडेंस हो गया हमारे पास रिटर्न फॉर्मेट में, उसे हम वाउचर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा गुड्स। गुड्स क्या होता है आप समझ पा रहे होगे। गुड्स मतलब वो चीजें जो दिखती हैं उन्हें हम बेचते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दो चीजें होती है ना। गुड्स तो वो जो कोई सामान हम किसी को हाथ से दे रहे हैं, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो लैपटॉप का 50,000 रुपए का, वो मैंने किसी को दे दिया, डेट वाज अ गुड। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक कंपनी बनाकर बेचती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आता है ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होता है, अब तक तो हमने वो ड्राइंग जो है आर्ट वाली सीखी थी। हमें अपने खर्चे चलाने के लिए भी पैसा तो चाहिए होता है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सारा पैसा जो वहीं से कमाता हूँ, कंपनी के अंदर जो है पैसा आता है उसे उसी में लगा देता हूँ, उसी में डाल देता हूँ। फिर जब मुझे अपने खर्चे करने होंगे तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं उसी कंपनी के कैश में से अपने लिए कुछ पैसा निकालूंगा हर महीने। वो होती हैं ड्राइंग्स। जब ओनर अपनी कंपनी से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगला टर्म है हमारा परचेजेस। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही। हम अपने बिजनेस के लिए जो भी चीजें परचेज करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसे हम परचेज कहते हैं बिजनेस की भाषा में। हर भाषा में उसे परचेज ही कहते हैं। आगे बढ़ेंगे वो आता है स्टॉक। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। इन्वेंटरी क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करते हैं चीजों का, तो हमारे पास काफी सारा स्टॉक रखा हुआ रहता है जिसको हम इन्वेंटरी कहते हैं। आई मीन स्टॉक या इन्वेंटरी कुछ भी कह सकते हैं। हमने बहुत सारा सामान बनाया रॉ मटेरियल से, एंड काफी सारी गुड्स जो है हमारे पास रखी हुई हैं, हमने एक मस्त वेयर हाउस के अंदर उनको स्टोर करके रखा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन होते हैं, डेप्टर वो होता है जो किसी को उधारी पे पैसा देता है। एंड फिर आता है अगला वर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो उधारी पे पैसा लेता है, लेने वाला होता है क्रेडिटर, एंड देने वाला होता है डेप्टर। इतना सिंपल है, इसको समझ लो। आगे बढ़ो, खत्म। इसका चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। अब देखो होता क्या है, अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिकली नहीं हो सकती जब तक उसकी एक अच्छी थ्योरी ना हो। बहुत सारी थ्योरी लिखी गई है अकाउंटिंग की, जिसके बेसिस पर ही हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारी गाइडलाइंस लिखी गई हैं पहले से। ये थ्योरी बनी हुई है जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग चलती रहती है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है।
अब देखो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI, इन्होंने बनाई है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज जिनके दम पर जो है अकाउंटिंग चलती रहती है। इस इंस्टीट्यूट ने ही पूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हैं, इन्हीं के दम पर सब कुछ चलता है, इन्हीं के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए अच्छे से। अब देखो ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर है इसके अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस एंड GAAPs यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो लेट्स गेट अहेड। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 होती हैं, गोइंग कंसर्न असम्पशन, कंसिस्टेंसी असम्पशन एंड एक होता है एक्रूअल असम्पशन। अब देखो गोइंग कंसर्न असम्पशन जो है वो ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है ना एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा, यहाँ पर लिखा भी है फोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस चलेगा एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं हमें ये सोच के कभी शुरू नहीं करना चाहिए कि हम इसे 1 साल में 2 साल में बंद कर देंगे। पूरा हिसाब किताब लगा के चलो कि बिजनेस जो काफी लंबा चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये 1 2 3 साल का काम नहीं है, लंबा काम है, लंबी रेस है, तो उसी हिसाब से हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, ये असम्पशन हमसे कहता है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी असम्पशन, जो कि ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ना वो हर साल सेम टू सेम होनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं अकाउंटिंग को, अपनी जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं वही मेथड साल दर साल हमको फॉलो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इस साल कोई और मेथड आजमाया, पहले साल कुछ और, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल कुछ और, ये गलत बात हो जाएगी। अगर दोनों में हम सेम टू सेम रखते हैं तो वो बात सही होगी, यही हमारा रूल है कंसिस्टेंसी असम्पशन के अंदर। तीसरा आता है एक्रूअल असम्पशन, ये हमसे ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जब वो हो चुके हों, ना कि जब पैसा आ चुका हो। अब इसका हम एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। मान लो आपने कोई क्रेडिट सील करी किसी भी कस्टमर को, अपने मतलब उधारी पे सामान दे दिया कि सामान दे दे रहा हूँ मैं आपको, पैसा बाद में दे जाना, तो आप उसी समय अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लोगे कि हमने सेल कर दी है। ये नहीं कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करोगे, ये चीज़ हमको एक्रूअल असम्पशन कहता है। दैट्स इट। एंड सेम चीज़ परचेज वगैरह में भी होती है, जब आप परचेज करोगे तो आपके पास से परचेज हो चुकी है, ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड करोगे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, उस चीज़ को लिखोगे तभी लिख लोगे जब आपने वो सामान परचेज कर लिया, पैसा दिया कि नहीं दिया वो चीज़ बाद की बात है। मेन चीज़ आती है कि ट्रांजैक्शन हो गया वो तभी के तभी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर अब GAAPs की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये स्टेट करता है कि जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है वो 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों एक नहीं माने जाएंगे। हमारा ओनर और बिजनेस एक चीज नहीं है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जो ओनर है वो बिजनेस के लिए काम करता है, लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस उसके दिल का टुकड़ा है। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जो भी इवेंट्स पैसे में तोले जा सकते हैं, जिन चीजों को पैसों में तोला जा सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड किया जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। जहां पर बात पैसे की ना आ रही हो उसको रिकॉर्ड ना किया जाए। अगला पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एंड ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, जो कि मैंने आपको अभी यहीं पर बता दिया था। गोइंग कंसर्न असम्पशन हमसे क्या कहता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 महीने का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अगले साल की जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी, आपको पता भी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो बस यही कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर रहे होगे ना चीजों को, जब अपनी परचेजेस को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आप उसकी उसी प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे जिस पर आपने उसे परचेज करा था। नहीं समझ पा रहे होगी ढंग से, इसको भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा जो कि आपने 2020 में खरीदा था, और उस समय उसकी कॉस्ट फॉर एन एग्जांपल 40,000 रुपये थी, 40K, और अब आ गया 2022, तो अब उस कंप्यूटर की कॉस्ट मान लो बढ़ के 50K हो गई। तो क्या अब जब आप 2022 में अपने एसेट्स की कॉस्ट लिख रहे होगे, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होगे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो क्या आप 50,000 रुपये लिखोगे? जी नहीं, आपने तो उसके लिए 40,000 रुपये पे किए थे ना उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो आप 40,000 रुपीज़ ही अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमसे कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये सिर्फ ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है।
तो उन दोनों साइड्स को रिकॉर्ड किया जाए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजों को रिकॉर्ड कराया जाए। आपके पैसे, जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हो तो पैसा कटता है, पैसा आपके अकाउंट में से खर्च होता है, लेकिन आपके एसेट्स में तो वो चीज आके ऐड हो जाती है ना। आपने कंप्यूटर खरीदा तो वो आपके एसेट्स में ऐड हो जाएगा। दो हमारे इसके वो होते हैं एस्पेक्ट्स, सिर्फ यही हमसे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है। अगला पॉइंट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि जब हमने रेवेन्यू कमाया तभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो जुड़ जाना चाहिए। नहीं समझे होगे, मुझे पता है। आपने कोई भी क्रेडिट सेल करी, और क्रेडिट सेल यानी कि पैसा आपके पास अभी तो नहीं आया, लेकिन आप उस रेवेन्यू को उसी समय पर अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। जब आपने वो सेल करी, पैसा बाद में आ जाएगा तो आ जाएगा, उसे बाद में देख लेना, लेकिन जो रेवेन्यू है वो अभी के अभी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि हमारे हर साल के जो एक्सपेंसेस हैं, EX बोले तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो मैच कर जाने चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए हर साल। यही है कहानी हमारे मैचिंग प्रिंसिपल की। बड़ी छोटी कहानी थी ना वैसे। इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये सिर्फ हमसे ये कहता है हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखाएं, कोई भी चीज छुपाए ना, कोई भी झोल झाल ना करें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शो करने में। सिर्फ यही कहता है हमसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर था ना कंसिस्टेंसी असम्पशन। वीडियो को पीछे करके देखो लो, मैं नहीं बोल रहा दोबारा क्या होता है ये। इसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये भाई साहब आपको नया सा वर्ड लग रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज है। वैसे ये काफी मजेदार सी चीज है, समझो इसको। देखो ये रूल हमसे ये कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ना अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस को जरूर लिखो। एंटीसिपेटेड मतलब जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हो सकती हैं, आपको मतलब आशंका है इस तरह की कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस हो सकता है, तो उस चीज को आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड करके रखो कि इन फ्यूचर लॉस हो सकता है, तो इसके हिसाब से चला जाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं लिखने होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि लॉसेस लिखो। आपके इन फ्यूचर जो लॉसेस हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो उस लॉस को तो आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ जी लॉस हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको लग रहा है प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो चीज नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी, लेकिन लॉसेस को किया जाएगा। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसके बाद आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमसे इतनी सी बात कहता है कि जो भी मटेरियल चीजें हैं हमारे बिजनेस के लिए, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कहाँ पे खर्चा करा, अपनी टीम को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, अपने एसेट्स को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, उस चीज को रिकॉर्ड करो। लेकिन आपने अपने कस्टमर से बातचीत करके उनकी नजरों में अपनी और अच्छी वैल्यू बना दी, इन चीजों को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि ये तो पैसे के मामले में भी नहीं आते हो। थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने कस्टमर्स के ऊपर खर्च कर दिया, मान लो कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आया, आपने उसको चाय पिला दी, तो उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। उसमें जो खर्चा हुआ उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाएगी मटेरियल चीजों के ऊपर, जो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर जो खर्चा करा होगा, वो चीज जो है हमारे लिए मटेरियल होगी एंड उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये भी हमसे बहुत छोटी सी बात कहता है कि ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। ऑब्जेक्टिव आपको पता है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में तो क्या होता है, आप अपनी तरफ से आंसर लिखोगे, हो सकता है आपके टीचर को पसंद ना आए, टीचर को लगे इसमें 2 वर्ड ज्यादा होने चाहिए या 2 वर्ड कम होने चाहिए थे, या फिर ये वर्ड नहीं दूसरा वर्ड होना चाहिए था। वो तो सब्जेक्टिव चीज हो गई कि आपको कुछ और लग रहा है और टीचर को कुछ और लग रहा है। लेकिन एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ही सही होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि एक ही तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सही हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमारी फॉलो करती हैं, सिर्फ वही सही हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ है, सब्जेक्टिव नहीं है कि अपने हिसाब से बदल बदल के। इसके बाद इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो पहले तो ये मैन मेड है, ये लोगों इंसानों ने बनाए, भगवान ने तो बनाए नहीं है। फ्लेक्सिबल हैं, इनको बदला भी जा सकता है अगर लॉ की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती है। अब जैसे कि देखो दुनिया बदल रही है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस बदल रही हैं, इतना कुछ बदल रहा है तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी थोड़ा बहुत बदला जाएगा ना। ये भी बदलती रहती हैं, इतनी कोई फिक्स चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। बाकी ये जनरली एक्सेप्टेड होती हैं, पूरे इंडिया में मानी जाएंगी यही चीज़ें। अब बात आती है कि इनकी ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। इनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करी जा सके, हमारे यूजर्स के लिए मीनिंगफुल एंड यूजफुल हो सके वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बस यही इसका कुछ ज़रूरत है। अब एक और टॉपिक यहाँ पे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आखिर ये क्या होते हैं? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। एंड इसको भी
भी ICAI ही इशू करता है। ICAI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी जो है कुछ तो कुछ फायदे रहते ही हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका क्या काम है। अब देखो इससे भी क्या होता है, जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना वो मिनिमाइज हो जाती हैं। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज से मतलब समझ पा रहे होगे, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज, अलग अलग तरह से भाई साहब अकाउंटिंग हो रही है हर जगह पर, उस चीज को मिनिमाइज करा जा सके इसलिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि इसी तरह अकाउंटिंग होगी, तुम बदल नहीं सकते इसमें। और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि एक तरह से सब जगह हो रहा है तो सब समझ पाते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरह चल रही हैं, क्योंकि एक जैसी हो रही है सब जगह, सब लोग एक दूसरे की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। यहीं पर वही अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अरे स्टेटमेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ये डी लिख दिया, ये स्टेटमेंट्स था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, यानी कि दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सब जगह फॉलो करी गई होंगी तो। एंड रिलायबल भी ज्यादा बन जाते हैं इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे। ये काफी बेसिक सी चीजें थी। बाकी यूटिलिटी की बात कर लेते हैं, आखिर एक्चुअली क्या यूज है इसका। भाई साहब बात तो वही है, लेकिन फिर भी किताब में लिखा था तो हम भी बता देते हैं। चलो हाय क्या करें, अब ये ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटी में कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखो ये क्या करता है, कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो इसके पहले पॉइंट में हमने जो चीज आपको बताई थी वही इसमें लिखी है कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ना हो, इस चीज को ये इंश्योर करता है। इसमें क्या नई बात होगी, लेकिन किताब में लिखा है तो लिखा है, हाय क्या कर सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को लगता है कि हाँ भाई सब इन्फॉर्मेशन एकदम सही होगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ऑडिटर्स को मदद हो जाती है ऑडिटिंग करने में अकाउंट्स की। ये वही बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। काफी बढ़िया सब्जेक्ट है यार ये अकाउंटेंसी, मुझे बहुत पसंद है। चलो आगे आते हैं। देखो हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही होते हैं, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैन मेड है, तो हमेशा ये वेरिफिकेशन टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि कभी कभी यहाँ पर ऊपर नीचे झोल झाल भी हो जाता है, दिक्कतें भी यहाँ पर आ जाती हैं क्योंकि ये मैन मेड है, बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं यहाँ पर। हमेशा जो है चीजें प्रॉपर एकदम परफेक्ट वर्क नहीं कर पाती। अब देखो ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये क्या होते हैं टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। चेंजेस को मीट करने के मैंने आपको शुरू में भी बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि बिजनेस बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ा बहुत बदलती रहती हैं, बदलना पड़ता है उनको। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो ये एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप करा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। अब मैंने आपसे कहा था ना वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब तक जो हम पढ़ रहे थे, ये कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो इन चीजों को हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस बुक के अंदर नहीं दी गई है। इस साल हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं लेंगे, नॉलेज हम आगे लेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में, क्लास के बाद स्कूल के बाद कॉलेज में, बीकॉम और एमकॉम जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में और अच्छा सिखाया जाएगा। बस यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर अकाउंटेंसी जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1। इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि चैप्टर 4 होगा। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। एनी पेमेंट और रिसीविंग ऑफ मनी इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। पैसा देना या फिर लेना, दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन। और जब यही चीज बिजनेस में होगी तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, सिंपल। यहाँ पे एक टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो प्रूफ होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के। फॉर एन एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। जब आप किसी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो सामान लेने के लिए और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जी बिल बनवा के जरूर लाना, पता नहीं तुम कितने रुपए का सामान लाओगे, बिल जरूर बना के लाना, और तुमने उनको पेमेंट करा था कैश में, तो वो आपको बना के देंगे कैश मेमो। एक एविडेंस हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन का कि हाँ आपने 100, 200, 150 रुपए जितने भी आपने दिए उनको दुकानदार को, उसमें सब लिखा हुआ होगा कि आपने ये सामान खरीदा और इसके इतने रुपए दिए, तो वो एक एविडेंस हो जाएगा आपके पास। जब आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं, मान लो आपने कोई मोबाइल फोन परचेज करा और अब उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप उसे सर्विस सेंटर लेके जाओगे, सर्विस सेंटर वाले आपसे कहेंगे कि हमें बिल दिखाओ इसका, तो आपको अमेज़न से जो आपने मोबाइल खरीदा था उन्होंने आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करा होगा। इनवॉइस बोले तो बिल, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपने क्या सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है,
किस डेट पर खरीदा है, जिससे पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल वारंटी में है कि नहीं, और आपके सर्विस सेंटर वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस की बात कर रहे थे वैसे। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वाउचर। अब वाउचर देखो, ये है क्रेडिट वाउचर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि वाउचर नंबर होगा, डेबिट अकाउंट होगा, अमाउंट होगा, डेट होगी और क्रेडिट अकाउंट्स होंगे। इसमें ऑथराइज्ड बाय, जिससे ये ऑथराइज्ड है उसके साइन होंगे, और जिसने प्रिपेयर करा है उसके साइन यहाँ पे होंगे। ऑथराइज्ड बाय बोले तो वो दुकान का जो मालिक है उसके, प्रिपेयर्ड बाय बोले तो वो आदमी जिसने वाउचर बनाया है, हो सकता है वो उस दुकान का कोई एम्प्लॉय हो जिसने बनाया हो। और सेम डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर बिजनेस में सामान खरीदते वक्त इस्तेमाल होता है, और जो क्रेडिट वाउचर है वो सामान बेचते वक्त इस्तेमाल होता है। आगे एक जर्नल वाउचर भी होता है, जिसमें कि दोनों चीज लिखी होती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। एक टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो चीज आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम लिखते हैं उनको, कहीं तो रिकॉर्डिंग करते हैं ना उनकी, तो वो हम करते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर। एक तरफ एसेट्स लिख के जाते हैं, जो कि मैंने लिख के रखा है, एसेट्स इस तरफ हैं, लायबिलिटीज इस तरफ और कैपिटल एकदम लास्ट में। मान लो आपने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, ये 5 लाख रुपए कैश यहाँ पे लिखा हुआ, 5 लाख यहाँ पे आपका कैपिटल लिखा हुआ। 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए कैश, तो कैश 5 लाख हो गया उसके पास, और बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी, 5 लाख रुपए। अब कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि आप गुड्स खरीदते हो लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपका कैश जो है 1 लाख कम हो जाएगा, एंड गुड्स 1 लाख बढ़ जाएंगे, यानी कि एसेट्स के अंदर 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और कैश में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि आपकी बिजनेस की वैल्यू 5 लाख रुपए ही रहेगी। अब मान लो आपने गुड्स बेचे 10,000 रुपए की गुड्स आपने 12,000 में बेचे, 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो होगा क्या कि आपके पास 12,000 रुपए आए, तो कैश में 12,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, और जो आपका एसेट था आपकी गुड्स स्टॉक, उसमें से 10,000 रुपए का सामान कम हो जाएगा, और जो 2,000 का फायदा लिया है आपने उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। इस तरह से होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रेफर टू द एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। अब मान लो एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो उसे हम कहेंगे डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटीज जो है एसेट का उल्टा होता है, तो मामला यहाँ पे उल्टा होता है। जब यहाँ पे लायबिलिटी कम होगी उसे हम डेबिट कहेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट कहेंगे। कुल मिला के ये है कि डेबिट आपको हमेशा खुशियां देगा और क्रेडिट आपको हमेशा दुख देगा। इन द केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात करोगे कैपिटल की, तो जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट कहते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा है। तो एसेट्स लायबिलिटीज में ऐसा होता है कि जब डेबिट होगा तो खुशी होगी और क्रेडिट होगा तो दुख होगा। और रेवेन्यू एंड गेन्स की बात करोगे तो जब रेवेन्यू आपका कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और जब रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि खुशियाँ। तो वो जो मैंने आपको बोला था ना कि डेबिट आपको खुशियाँ देता है और क्रेडिट आपको दुख देता है, वो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी पे अप्लाई होता है, वैसे उल्टा रहता है। जब लॉस होगा आपका तो लॉस बढ़ गया तो डेबिट, यानी कि डेबिट आपको दुख देगा। लॉस मान लो कम हो गया आपका तो क्रेडिट, यानी कि खुशी होगी। तो क्रेडिट से खुशी होगी और डेबिट से दुख होगा। डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख। लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए ये चीज़ उल्टी चलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है देन वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो। अब अगला टॉपिक है जर्नल। वैसे मेनली इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल। बाकी तो सब इसके आसपास की चीज़ें हैं। जर्नल जो है एक बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज व्हेन दे टेक प्लेस। ये बुक होती है अकाउंट्स की कि जहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद 2 जनवरी को हुआ तो 2 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, फिर 3 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, 4 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा। एक ट्रांजैक्शन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे लाइन से ऑर्डर से लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला लगा दिया, फिर 5वां लगा दिया, फिर 7वां लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलेगा जर्नल के अंदर। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, LF बोले तो लेजर फोलियो, जिसका कोई काम नहीं है, अभी नहीं बताया जा रहा आपको ये क्या होता है, ये सब आप बाद में जानोगे। और ज़्यादातर ये कॉलम खाली रहता है और 2 कॉलम और होते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से करी जाती है। अब मान लो आपने बिजनेस शुरू करा विद 5 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए कैश डाले और अपने कैपिटल में भी ऐड हो गए ऑब्वियसली। 5 लाख रुपए कैश और आपके कैपिटल की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए। तो उसको जर्नल में कैसे एंट्री करोगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और कैश हमारे लिए एक एसेट है तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे DR लगा देंगे। DR मतलब डेबिट। डेबिट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो चुका है, यानी कि कैश आ चुका है, बढ़ चुका है, यानी डेबिट हो चुका है। और हमने आपसे कहा था कैपिटल के मामले में मामला उल्टा रहता है। कैपिटल जब बढ़ेगी तो उससे तुम क्रेडिट कहोगे। अब यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ी है तो उसे तुम क्रेडिट कहोगे। अब देखो कैश बढ़ा है उसे डेबिट कहेंगे,
कैपिटल बड़ी है उसे हम क्रेडिट कहेंगे। तो कैश हमने यहाँ डेबिट वाले में लिख दिया और कैपिटल हमने यहाँ इसमें लिख दिया क्रेडिट वाले में। इस तरह बाकी की सारी एंट्रीज भी होती है उन डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करके। डेबिट पहले लिखा जाता है, उसके नीचे क्रेडिट अकाउंट लिखा जाएगा, पहले डेबिट अकाउंट फिर क्रेडिट अकाउंट। एंड यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि ये क्या ट्रांजैक्शन था। ऐसा नहीं है कि कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, अरे क्यों बढ़ गया, क्या करा था तुमने, वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट जो बराबर आते हैं। इसी के साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का। सही बताऊं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। मैं तो कहता हूँ पूरे कॉमर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं ना कॉमर्स की कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाला हूँ, बात लोग जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन की करते हैं। अच्छा, कॉमर्स मतलब जर्नल एंट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।